ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कोई और हो ही नहीं सकता। वीडियो को एंड तक देखना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली जेई एडवांस के पीवाईक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में हम 2007 और 2008 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स प्ले विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन NH, ठीक है, सो नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो पूछ क्या रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर कंपाउंड एक्सिस। अब देखो इस पे हमें ध्यान क्या देखना है, हमें ध्यान देना है कि कौन सी रिंग एक्टिवेटिंग है, कौन सी रिंग डीएक्टिवेटिंग है, राइट। नाइट्रेशन करवा रहा है। अब जो मेरी ये वाली रिंग है, दिस इज, एक सेकेंड, हाँ, अब जो मेरी ये वाली रिंग है दिस इज डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं स्ट्रक्चर को यहां पर बनाऊं, सो इट विल बी, भाई दिस इज माइनस आर या -m हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग को, वेयर एज यहां पर ये +r है, राइट। ये +r बोल दूं या फिर मैं +m बोल दूं, एक ही बात है। ये एक्टिवेटिंग रिंग हो गई मेरी, और दूसरे वाली क्या हो गई, डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग है। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज NO2+, राइट। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्टिवेटिंग रिंग पे जाएगा ऑब्वियसली। अब एक्टिवेटिंग पे भी, एक्टिवेटिंग रिंग जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज ऑफ द +r, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन। तो ये मेरा क्या है, +r, तो ऑर्थो पैरा। तो कौन कौन सी पोजिशन एक्टिवेटेड होगी, ये वाली और ये वाली, राइट। सो चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट, तो जो ऑप्शन इस रिंग पे नाइट्रेशन करवाना है उसको काट दो, तो ये हटा, फिर ये हटा, राइट। अच्छा, अब नाइट्रोजन, अब ये हो गया ऑर्थो मेटा और ये हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। ऑब्वियसली ये ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग है, तो ये ऑप्शन भी गया, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे, राइट। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग बेंजीन्स का हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर एक चीज याद रखना, जब हम 1,2 डाई हेलो एल्केन्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और यहां पर मैं क्या करवा रहा हूं स्पेसिफिकली, डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब हम डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं ना, तो एल्कोहलिक KOH से नहीं बात बनती, राइट। एल्कोहलिक KOH एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा पाता है, सेकंड जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है उसके लिए चाहिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो अकेला खाली एल्कोहलिक KOH नहीं करवा सकता, राइट। ओके, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH भी हटाओ, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ये तो बहुत क्लासिक है, ये हमें पता भी होना चाहिए, राइट। तो होगा क्या यहाँ पर, CH2Br। देखो, या तो आप एक्सेस NaNH2 डाल दो, इससे भी बात बन जाएगी, राइट, इससे भी बात बन जाएगी, या फिर पहले स्टेप में और एल्कोहलिक KOH और दूसरे स्टेप में NaNH2। दूसरे स्टेप में ना देखो, आप एल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे स्टेप में मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। सो दैट इज वाई ये यहां पर ये बन जाएगा इथाइन। ये तो क्लासिक है, बहुत बार आया हुआ है आजकल, तो अब तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं है, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, सर ये कैसे, इस पे स्टार्ट कैसे करें। देखो यहां पर ध्यान से देखना, C6H14, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है, 6 दूनी 12 + 2, तो DOU इसका आ गया 0, राइट। हर बार फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं होती, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा तो ठीक है। तो हेक्सेन ही है ये, राइट। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाए करो। तो 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 5 कार्बन की बनाऊंगा मैं, फिर 4 कार्बन की बनाऊंगा, और उसमें फिर मैं ब्रांचिंग लगाऊंगा। तो 6 कार्बन की हो गई, अब 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। तो यहां पर ब्रांचिंग करो, देखो यहां नहीं कर सकते, वो तो वापिस से एन हेक्सेन ही बन जाएगा। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के साथ साथ 3 मिथाइल भी हो सकता है। अब अगर मैं वहां लगाऊंगा तो वो तो वापस से ही 2 मिथाइल हो जाएगा। तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो गया। अब 4 कार्बन की करते हैं। सो 1 2 3 4, मैं एंड पॉइंट पे तो ब्रांचिंग कर ही नहीं सकता,
ओके 2 कर लेते हैं, 2 डाइमिथाइल, और 2 3 कर लेते हैं, 2 3। हाँ, इसके अलावा तो कोई और बनने नहीं वाले। सो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ऑप्टिकल भी पूछेगा नहीं, स्ट्रक्चरल ही पूछे। सो 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, राइट, सिंपल। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले बड़े जितने भी कार्बन है उसकी स्ट्रेट चेन बनाओ, फिर एक कार्बन कम करके फिर स्ट्रेट चेन बनाओ, फिर ब्रांचिंग करो, फिर डबल ब्रांचिंग करो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक करोगे, तब जाके आपका कोई भी आइसोमर स्किप नहीं होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, ये, राइट। और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पहले बना लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है वो मेरे से। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नहीं, रोंग। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा है, इंटरमोलिक्यूलर। इतनी बार ये तो आ चुका है, चाहे जेई मेन बोल दूं, जेई एडवांस बोल दूं, पहले केवीपीवाई भी एग्जाम हुआ करता था, ओलंपियाड बोल दूं, हर किसी में आता है। तो ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या होगा, एक पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दूसरे पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ अट्रैक्टेड फोर्सेस से अटैच्ड है वो, राइट। और वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक चीज याद रखना, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इंट्रामोलिकुलर से फर्क नहीं पड़ता, इंटरमोलिकुलर से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, राइट। ये बात याद रखना। सो वो कह क्या रहा है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट ना, यही गलत हो गया। So this statement is wrong. So statement 1 is false. एक ही ऑप्शन में है। मेरे को तो सेकंड स्टेटमेंट देखनी भी नहीं है, राइट। फिर भी स्टिल देख भी लेते हैं। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये तो सही है, ये तो अभी हमने देख ही लिया, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, आगे चलते हैं। Cyclohexene on ozonolysis followed by a reaction with zinc dust and water gives compound E. Compound E on further treatment with aqueous and aqueous KOH NaOH yields compound F. The compound F is, अब देखो, without, मेरे को ये याद है, विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन का पहला पॉइंट तो मैं एक चीज ये लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ना ये बहुत डाउट होता है, जब मैं ओजोनोलिसिस बोलता हूँ ना, ओजोनोलिसिस स्पेलिंग देख रहा था मैं ओजोनोलिसिस, तो बाय डिफॉल्ट O3 पहला स्टेप, तो मतलब यहाँ पर यही लिख देते हैं कि, ओहो क्या हो गया, इरेजर भी यूज नहीं आ रही। सो O3 एंड सेकेंड स्टेप में हो जाएगा आपका जिंक H2O। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी होते हैं जिसमें सेकंड स्टेप में मैं H2O2 यूज करता हूं, या सिंपली पानी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब सोल्व करते हैं, क्योंकि देखो कई बार वो ना सिर्फ ओजोनोलिसिस बोलते हैं, रेदर देयर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो जब वो खाली ओजोनोलिसिस बोले तो जो एनसीईआरटी हमें बताता है बस बाय डिफॉल्ट वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो साइक्लोहेक्सीन में ओजोनोलिसिस किया, राइट, साइक्लोहेक्सीन में ओजोनोलिसिस किया, दोनों तरफ एल्डिहाइड बनेंगे। उसके बाद आप एक्वस KOH कर रहे हो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बनेगा, और बनेगा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर मैं कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब यहां पर देखो पहला पॉइंट तो एल्डोल बनेगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, तो ये है अल्फा बीटा गामा और ये है अल्फा बीटा, आंसर ही ये आ गया आंसर ये आ गया, राइट। तो कुछ ऐसे जे एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, जे एडवांस के, जेई मेन के भी होते हैं, ओलंपियाड के भी होते हैं, जो हमें एक बार देख तो लो, पढ़ तो लो अच्छे से, हर बार क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, राइट। स्टिल जिन बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओजोनोलिसिस कर रहे हो, सेकेंड स्टेप में जिंक H2O डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं,
तो करना क्या होता है, ट्रिक याद है ना, इसको तोड़ के डबल बॉन्ड ओ डाल दो, राइट। तो यहाँ पर CHO हो जाएगा और यहाँ पर भी CHO, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब क्या होगा, आप एक्वस KOH, एक्वस KOH तो अल्फ इनोलेट बना के एल्डोल, पहले एल्डोल एडिशन होगा फिर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि सर एल्डोल एडिशन बनाना है या एल्डोल कंडेंसेशन। ट्रस्ट मी, इसमें कभी भी जे एडवांस कभी ऐसा नहीं करेगा कि एक बार एल्डोल एडिशन भी दे दिया और एक बार एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी दे दिया, अब बताओ क्या बनेगा। वो बहुत रेयरली पूछेगा ये, अगर दोनों ऑप्शन दे दियो। हाँ, अगर मान लो दोनों ऑप्शन दे ही दिए, तब हमें देखना पड़ता है कि हीट दिया नहीं दिया, राइट, क्योंकि कंडेंसेशन स्टेप होता है हीटिंग कंडीशन में, तो हीट देगा तभी जाके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। एनीवे, अल्फा कार्बन पे मैंने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, तो बस वो अब क्या करेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो बस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, कई बच्चों को ये इंट्रामोलिकुलर में बहुत प्रॉब्लम होती है, अब ध्यान से देखना। जब मैंने क्या किया, अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, नेगेटिव चार्ज बनाया, ये नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बोनियल कार्बन पे। कब तक करेगा, अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है तब बहुत स्टेबल बनता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कैसे बनाना है, ध्यान रखना। 5 मेंबर रिंग बन रही है तो 5 मेंबर रिंग ना, 5 मेंबर रिंग पहले आराम से ऐसे बना ही दो, ठीक है। रैंडम नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अब चेक करो आपके 1 नंबर पे क्या था, तो 1 पे क्या है, OH, OH बन जाएगा इसका, ठीक है, वो H प्लस तो ले ही लेगा, तो OH, और वो 5 से जुड़ा है, तो 2 पे क्या है, कुछ नहीं, 3 पे क्या है, कुछ नहीं, 4 पे क्या है, कुछ नहीं, 5 पे क्या है, एक CHO जुड़ा हुआ है, एक CHO जुड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे ट्रैक रखा करो, राइट। रैंडम नंबरिंग, जरूरी नहीं कि IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, रैंडम नंबरिंग। ये नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ट्रैक कर सके, राइट। अच्छा, उसके बाद कंडेंसेशन कर दो, तो वापस से हीट कर रहे हैं हम बेसिक कंडीशन में ही, तो एल्डोल कंडेंसेशन। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पर, E1CB, राइट। E1CB मैकेनिज्म पूरा दिखा नहीं रहा हूं, जस्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। होता क्या है, ये अल्फा कार्बन और फिर ये बीटा कार्बन, ठीक है, यहां से OH माइनस निकलता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसे, और यहां CHO, तो ये आ गया मेरा कौन सा, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो अल्फा बीटा, कई बार तो देखो यहां पर तो मेरे लिए बहुत आसान कैसे क्यों हो गया, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन था ही नहीं, सिर्फ A ही ऑप्शन में था। और ये तो बहुत क्लासिक होता है, ये बहुत क्लासिक स्कीम है कि आप साइक्लोएल्कीन बनवाओगे पहले, ठीक है, फिर उसका ओजोनोलिसिस करवाओगे और फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवाओगे। ये स्कीम याद रखो, ये स्कीम पूछी ही जाती है बहुत बार, अलग अलग ढंग से पूछता है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पे अच्छा क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन इज, ठीक है। अब बच्चों ने ये याद कर रखा होता है, देखो याद कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, एक बार बता दो ये कैसे आया, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा सोहोर्स और फिशर प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रांस टू ब्यूटीन बनाते हैं पहले, ट्रांस टू ब्यूटीन बनाया मैंने, ठीक है। अब जो ये ट्रांस टू ब्यूटीन मैंने बनाया ना, देखो ये मैंने बनाया इस प्लेन में, राइट। ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया इस प्लेन में, इस पर्टिकुलर बोर्ड के प्लेन में। अब मैं इस ट्रांस टू ब्यूटीन को ना ऐसे बनाऊंगा, ऐसे इस प्लेन में, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड ऐसे। अगर मेरा CH3 यहाँ है, या CH3 की जगह ना मैं Me लिख देता हूँ, Me है, तो यहाँ होगा हाइड्रोजन, क्योंकि ट्रांस बनाना है, फिर पीछे Me और फिर यहाँ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रांस टू ब्यूटीन थी ना, ये ऐसे था, राइट। अब ये जो ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये मैंने ऐसे बनाया है, प्लेन चेंज कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, ब्रोमिनेशन, एक लौता ब्रोमिनेशन ही तो होता है, वन ऑफ दी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें एंटी एडिशन होता है एल्कीन पे, राइट। तो इसका एंटी एडिशन करते हैं, तो एंटी एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ब्रोमीन ऊपर से एक ब्रोमीन नीचे से, ट्रिक ध्यान से देखना, एक ब्रोमीन नीचे से एक ब्रोमीन ऊपर से, ठीक है। मैं उल्टा भी कर सकता, ओहो, मैं उल्टा भी कर सकता था, ठीक है, तो उसका वो दूसरा स्टीरियोआइसोमर बनेगा। पहले इतना करके देखते हैं। ओके, सो मैंने ऐसे किया, तो यहां पर आया ब्रोमीन। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, ये अगर मैं नीचे से टैग कर रहा हूं ना, तो Me अभी देखो ऐसे है, ऐसे, राइट। ये Me बाहर की तरफ है और ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है,
या इस ये वाला देख लो, ठीक है, ये Me ऐसे, ये हाइड्रोजन। जब ऊपर से Br अटैक करेगा ना, तो जो बाहर है वो अभी भी बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अभी भी अंदर रहेगा। यहां पर हाइड्रोजन बाहर है और Me अंदर है, तो जब ब्रोमीन ने ऊपर से अटैक किया ना, तो बस कुछ नहीं, ये जो ऐसे था ना ये ऐसे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जो बाहर था वो बाहर ही है, जो अंदर था वो अंदर ही है, राइट। तो इसको मैं क्या करूंगा, लेट्स से ऐसे मैंने किया Br, तो हाइड्रोजन बाहर था, बाहर ही रहेगा, Me अंदर था, अंदर ही रहेगा, बस। यहां पर Br ने नीचे से अटैक किया है, तो Me बाहर था, बाहर ही रहेगा, हाइड्रोजन अंदर था, अंदर ही रहेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Me, राइट, यहाँ हाइड्रोजन, अच्छा एक सेकंड, यहाँ तो Me था ना, यहाँ Me, ठीक है। अब इसको देखो, पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स देखने के लिए सबसे बेस्ट होता है फिशर में देख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है फिशर। सोहोर्स में भी देख सकते हो अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो, वरना फिशर में तो दिख ही जाता है सबको। अब एक काम करो, फिशर में बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में बनाना पड़ेगा। तो इसको, इस पर्टिकुलर कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री। जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, देखो इतना ताम झाम तुम्हें करना नहीं है, मैं तुम्हें बस कन्विंस कर रहा हूं कि ये आया कैसे है, राइट। इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो Me, अब देखो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। Br ऊपर था, नीचे आ गया, Me अंदर नीचे की तरफ था, तो बाहर ऊपर की तरफ आएगा, एग्जैक्ट यहाँ Me और यहाँ फिर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका अगर फिशर बनाओगे तुम लोग तो क्या आएगा, बस इसको ऐसे लगाना है, तो Me हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br। इंटरेस्टिंग चीज, सिग्मा प्लेन, सिग्मा प्लेन, तो इसका मतलब है कि जब मैं Br दूसरी तरफ से ऐड करूंगा, यहां से और यहां से, ये ही बनने वाला है, क्योंकि मीजो बन गया, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 1, राइट। और ये इतनी बार पूछा गया ना, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन, ये 2000 कौन सा 7 का है, और फिर 2017 में भी आया ये क्वेश्चन, 2017 में भी आया, 2017 में ट्रांसट्यूब्यूटीन का भी वो ब्रोमिनेशन करवा रहा है, और फिर सिस्टोब्यूटीन का भी वो ब्रोमिनेशन करवा रहा है, और फिर रिलेशंस पूछ रहा है, वही एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, राइट। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, आपको याद रखना है, याद कर लो, लेकिन आया कैसे है वो मैंने समझा दिया, राइट। अगर यहीं पर मैं, बाय द वे, घर पे करके देखो, अगर मैं सिस्टोब्यूटीन का करूंगा ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक Me यहाँ और दूसरा Me यहाँ आएगा, वो तो वहां पर कोई सिग्मा प्लेन नहीं आएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो मीजो बन गया, राइट, लिख भी देते हैं मीजो। ओके, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा बाय द वे मुझे याद आ गया, ये ना जेई मेन में भी आया, फिर वापस ये यही सेम क्वेश्चन आया था, इंटीजर में आया था, राइट, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ओके, सो अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज, अब इसमें क्या बताना है, लीस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी जिसकी सबसे कम है, तो वो ध्यान रखो। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वन ऑफ दी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज एडजेसेंट एटम स्पेस लाइक चार्जेस नहीं होने चाहिए। कार्बन, मान लो एक एटम दूसरा एटम ज्वाइंट बाय सिंगल लाइन, या मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर इस पे पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव, तो वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव वो भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अगर आप ये सारे स्ट्रक्चर देखोगे तो दिख रहा होगा, ए स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे भी पॉजिटिव है और नाइट्रोजन में पॉजिटिव है, रिपल्शन बहुत ज्यादा, लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे बहुत अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। तो ओके, सिंपल क्वेश्चन था, हमें बस ये प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, molecules that are not superimposable on their mirror images are chiral, ये तो डेफिनेशन है कायरल की। भाई कायरल कौन होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर उसकी मिरर इमेज जो बनी, अगर वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल है, या अगर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वो कायरल है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, ये डेफिनेशन ही तो है कायरल की। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑफ कायरल सेंटर, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई हमने तो यही सीखा है, नहीं, कायरल जितने भी कंपाउंड्स है जरूरी नहीं कि उनमें कायरल सेंटर हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं मैक्सिमम हम 11th-12th लेवल पे एटलीस्ट उनके बारे में पढ़ते हैं जिनमें कायरल सेंटर होता है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा बना दूं, लेट्स से एलीन सिस्टम बनाते हैं, एलीन याद आ रहा होगा, C लेट्स से H
Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, लेट्स से Br आयोडीन, इट इज कायरल। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसकी जो ओरियन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसे, ठीक है, इट इज कायरल। इसमें तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, कायरल कार्बन ही नहीं है। तो कायरल की डेफिनेशन ये नहीं होती, कायरल की डेफिनेशन ये होती है कि भाई वो ऑब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कायरल सेंटर है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो और उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना करे तो वो कायरल है। हाँ, एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के आते हैं जिसमें कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन और भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दिया, राइट। सो दिस इज फॉल्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, रेमर टीमन, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल भी है वैसे तो, टू बी वेरी फ्रैंक। सो रीमन टीमन, कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं, पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हैं। Reaction reduce an aldehyde group onto the aromatic ring of phenol ortho to the hydroxyl group. The reaction involves electrophilic aromatic substitution. This is a general method for the synthesis of substituted salicylaldehyde. इसको कहते हैं, अगर CH3 हटा दूं तो इसको कहते हैं salicylaldehyde, as depicted below. Okay, so पहला क्वेश्चन है, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ मैकेनिज्म, ये स्कीम दे दिया रीमन टीमन की। तो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शन। अब ये मुझे पता होना चाहिए, रीमन टीमन में जो वो होते हैं रिएजेंट्स, वो क्या होते हैं, एक्वस NaOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कहीं है CHCl3 एक्वस NaOH, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर, CHCl3 NaOH, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सारी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ तो चीजें याद ही होनी चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। भाई क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर चेक करते हैं। देखो मैकेनिज्म याद आ रहा होगा, सबसे पहले OH माइनस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है, क्लोरोफॉर्म में से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये गया, ठीक है, क्या बना, CCl माइनस। अब क्या होता है, Cl माइनस निकलता है, Cl माइनस, और बनता क्या है, CCl2, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, और टू बी वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर नाम क्या हुआ, डाइक्लोरो कार्बीन। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है रीमन टीमन रिएक्शन में। सो क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल CCl2, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है इसका। सो पूछ क्या रहा है इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट आईज, आई क्या है यहाँ पर है, ठीक है, बनाते हैं। चलो मैकेनिज्म याद आ रहा होगा भाई रीमन टीमन का, तो सबसे पहले OH और ये CH3, तो सबसे पहले NaOH डाल रखा है भाई आपने, NaOH, OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, तो सबसे पहले तो फिनोक्साइड की सोल्ट बनाएगा, राइट, O माइनस Na प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, उस पर अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन, तो लेट्स से ऐसे कर देते हैं CCl2, ठीक है। अब अटैक कैसे करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर, यहाँ पर आ गया CH3, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे यहाँ पर, और फिर ये H, और ये CCl2 माइनस, CCl2 माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये इस हाइड्रोजन को खाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और ये आपका वापिस से एरोमेटिसिटी रिगेन, तो O माइनस CH3, और यहां पर क्या बन गया, CHCl2। दिस इज माई इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट है मेरा I, इसके बारे में बात कर रहे हैं I, दिस इज माई इंटरमीडिएट। उसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है, फिर CHCl2 CHO में कन्वर्ट होता है, और फिर फाइनली जो सोल्ट है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो OH लग जाता है, ठीक है। O माइनस लिख लो या O माइनस Na प्लस लिख लो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, CHCl2 CH3 O माइनस Na प्लस, तो एक सेकेंड, ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम आ गए, CHCl2
कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो लेट से ए और बी दोनों ही सही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही। CH3 CHCl2 CHCl2 दोनों ही ऑप्शन सेम है। नहीं कुछ, अच्छा नहीं, यहाँ पर O माइनस है, यहाँ O प्लस है, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है ऐसा हो, यहाँ पर O प्लस है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। तो रीमन टीमन में ओके ओके ओके, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है, CH2Cl है, यहाँ पर ये CH2Cl है, CH2Cl, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ है CH2Cl और ये है CHCl2, हाँ फिर तो ठीक है ये, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर, O माइनस Na प्लस, ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, एनीवे ओके। नेक्स्ट मूविंग हो, तो ये रीमन टीमन का 2007 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन थे, तो पैराग्राफ दिया, सबसे पहले पूछ रहा है कि रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, दूसरे में पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल जो बना वो क्या है, और तीसरे में जो ये इंटरमीडिएट बन रहा है उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, और वो मैकेनिज्म से हमने देख लिया, तो वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो तो चलो हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ओके नेक्स्ट है मैच द कॉलम है, कॉलम 1 विद देयर प्रॉपर्टीज ओब्लिक रिएक्शंस इंडिकेट योर आंसर, ठीक है ओके। तो C6H3CHO एल्डिहाइड है, तो इसका क्या क्या हो सकता है, गिव्स प्रेसिपिटेट विद 2,4, हाँ ठीक है 2,4 DNP टेस्ट है, तो ए का तो P तो हो गया। नेक्स्ट है गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3, बहुत क्लासिकल मिस्टेक, इट इज नॉट अ टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट में AgNO3 के साथ मुझे क्या डालना पड़ता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया बोल दो, एक्वस अमोनिया, NH4OH डालना पड़ता है, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। ये टोलेंस रिएजेंट नहीं है, तो एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ओके। तो ये तो नहीं है, इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो भी नहीं है। इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, हाँ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में तो होता है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या था, CO, लेट से एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो CN माइनस ये अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो RCO माइनस CNH, और फिर ये कहीं ना कहीं से H प्लस ले लेगा, तो ये RCOH HCN, उसी को साइनोहाइड्रिन कहते थे, राइट, OH और CN, इसी को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व तो हो रहा है, तो A का S तो हो गया ओके। B एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन गिव्स प्रेसिपिटेट, हाँ ये तो कोई, ये तो सिर्फ स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स का ही है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स का ओके। सो ये है टर्मिनल, हाँ AgNO3 इसके साथ तो दे देगा व्हाइट PPT, ठीक है, और स्पेसिफिकली व्हाइट PPT ही देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन का तो ये टेस्ट भी होता है, एक कॉपर की सोल्ट के साथ होता है, एक सिल्वर की सोल्ट के साथ होता है, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो B का हो गया Q। टर्मिनल एल्काइन इज अ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में नहीं, तो बी का तो सिर्फ आया Q ओके। सी है CN माइनस गिव्स प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइफेनॉल, नहीं ये तो नहीं है। गिव्स प्रेसिपिटेट विद, हाँ ये तो होता ही है भाई, AgCN प्रेसिपिटेट होता है ना, AgCN राइट, तो C का इसको हटा देते हैं यहाँ से, C का आ जाएगा Q, नहीं हाँ Q तो आ गया। इज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ। इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, हाँ, तो S ओके। D का क्या हो जाएगा, D क्या है, I माइनस, गिव्स प्रेसिपिटेट ना, गिव्स प्रेसिपिटेट विद AgNO3 AgI, येलो PPT, ये तो बात सही है। Q इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी बात सही है। R इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, नहीं, सो A का PS, P का Q, C का QRS और D का QR। इसमें बस एक जो मिस्टेक हो सकती है, जो बच्चे कर सकते हो, ये एल्डिहाइड AgNO3 के साथ PPT देता है, नहीं AgNO3 नहीं, AgNO3 विद एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। एल्कोहलिक भी यूज करते हैं वैसे कई बार तो ओके। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ये तो हमें पता ही रहता है सिग्मा P, और हाइपर कॉन्जुगेशन की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बताता है वो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। उसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जे एडवांस ने पूछा है, आगे चल के आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। तो सिग्मा P कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ क्या ही बताना है, 2008 स्टार्ट हो गया। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसमें यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ नाइट्रो, और यहाँ Me, और यहाँ Br। तो अब देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया,
ठीक है, और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड सोलवेंट SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। अब यहाँ पर क्या है कि देखो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बच्चों को दिमाग में, वही हो सकती है भाई यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता है जो हम करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा है, फ्लोरीन के मेटा है। ऑर्थो या पैरा होना चाहिए, याद करो, राइट। तो यहाँ पर नहीं होने वाला, तो वो कहाँ होगा अटैक, पीएच S माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे। बेंजाइलिक कार्बन बेस्ट फॉर SN1 एज वेल एज SN2, दोनों ही अच्छे होते हैं बेंजाइलिक हेलाइड पे, ठीक है। सो बेंजाइलिक हेलाइड है तो Br बाहर है, तो SN2 मैनर में हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, NO2, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ Me, तो ये बाहर की तरफ था तो अंदर की तरफ आ जाएगा बस SPH। और ये क्वेश्चन भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन भी वापस से जेई मेन में आया, ठीक है। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आएगा, तो S बाहर की तरफ था, हाँ तो A आ गया ना, A इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब में तो ये बाहर है, ये बाहर है, और यहाँ पर भी अटैक करवा दिया तो नहीं, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। SN2 का बहुत अच्छा, बेंजाइलिक कार्बन पे दोनों SN1 एज वेल एज SN2 होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सोलवेंट भी प्रमोट कर रहा है। ओके नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आइसोमर का, सिंपल येट ट्रिकी, ठीक है। ओके सो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, रेजोनेंस, टॉटोमर्स, ज्योमेट्रिकल, डायस्टेरोमर्स, so the correct statements concerning the structures E F G is R, तो E वो है, और यहां पर मुझे दिख रहा है इनोल बनता हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, उसका इनोल ही बनाते हैं, तो CH3 CH2 CH CH3 CO CH3, याद आ रहा होगा भाई इनोल कैसे बनाते थे, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, भाई ये भी अल्फा ये भी अल्फा, लेकिन इसके साथ होगा कि वो ज्यादा स्टेबल इनोल बनेगा वो, ठीक है। तो इसका अगर मैं माइग्रेट करवाऊं तो इट विल बी CH2C CH3 डबल बॉन्ड C OH CH3। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्वेश्चन क्या है कि ये जो एल्कीन है ना, ये पर्टिकुलर एल्कीन, इसका देखो सीसो ट्रांस दे रखा है। पहले लेट से देखो CH, ये F और G दोनों ही ये है, ध्यान से देखो, चेक करो ना, CH3 CH2 C, भाई ऐसे याद करो, देखो ऐसे देखो, इस कार्बन पे, इस sp2 कार्बन पे एक मिथाइल एक इथाइल, और इस sp2 कार्बन पे एक OH और एक इथाइल, सॉरी मिथाइल, इस sp2 कार्बन पे मिथाइल OH, इस sp2 कार्बन पे इथाइल और मिथाइल। सेम यहाँ पर भी है, मिथाइल OH, इस कार्बन पे इथाइल, ये CH2 है ना, और ये मिथाइल। तो ये F और G दोनों ही यही है, बस क्या डिफरेंस है, CH3 और CH3 देख लो, ये सिस है और ये ट्रांस है। तो F और G तो अपने आप में क्या हुए, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो F और G ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। E का F के साथ, E का G के साथ टोटोमर वाला रिलेशन निकल के आया, तो EF G आर रेजोनेंस, ना 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 ना, ये नहीं, रेजोनेंस नहीं है, EF एंड EG आर टोटोमर्स, ये बिल्कुल बात सही है। अब इसमें जो गलती होती है, और बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों स्किप कर देते हैं चीज, देखो जब हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते हैं, तो जो एनेंशियोमर नहीं होते वो डायस्टेरोमर होता है, वो डायस्टेरोमर की डेफिनेशन हमें याद रहती है कि स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द सेम कंपाउंड बट आर नॉट मिरर इमेजेस, राइट, यही होता है ना डेफिनेशन, कि स्टीरियो आइसोमर्स तो है एक दूसरे के, लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है। हम गलती क्या करते हैं ना, हम बस उसमें कायरल वाले में चेक कर लेते हैं डायस्टेरोमर, इसमें नहीं चेक करते। भाई अगर मैं एल्कीन की बात करूं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रांसट्यूब्यूटीन और सिस्ट्यूब्यूटीन। ट्रांसट्यूब्यूटीन और सिस्ट्यूब्यूटीन, ध्यान से देखना, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट, एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम यहां पर डायस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं, ये याद रखना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। ओके सो F एंड G आर ज्योमेट्रिकल, तो मैं उसको डायस्टीरियोमर भी कह सकता हूं, दैट इज व्हाई D इज आल्सो करेक्ट। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल भी कह दूं, सिस ट्रांस कह दूं, डायस्टीरियोमर्स भी कह दूं, तीनों ही सही है, ठीक है। तो ये गलती करते हैं बहुत बच्चे, तो दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ओके सो 2008 JEE एडवांस। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद, चलो पहले ब्रोमोबेंजीन बना ही लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना ली भाई, अब क्या करना है, Br2Fe, ठीक है, उसका ब्रोमिनेशन करना है, Br2Fe।
तो मुझे प्रोडक्ट बता है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। गिव्स 1,4, हाँ 1,4 ही है, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये तो ट्रू है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया आपका जहां पर ये फॉल्स बोल रहा है। इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेटिंग देन द मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ना। यहां पर गलती करते हैं बच्चे। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है हेलोजन का, लेकिन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, वो रेजोनेंस डिसाइड करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिसाइड करता है हेलो बेंजीन में, कि वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक कह दूं, राइट। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। यहां पर वो क्या कह रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेटिंग देन मेसोमेरिक इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये तो फॉल्स है। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तो मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशंस करके अच्छे से बता रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिसाइड करता है और रेजोनेंस क्या डिसाइड करता है हेलोबेंजीन्स में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रिएक्शन स्कीम आ गई। इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम सीक्वेंस प्रोडक्ट्स आई जे एल आर फॉर्म्ड, के रिप्रेजेंट्स अ रिएजेंट। ठीक है, के इज अ रिएजेंट। तो कुछ क्वेश्चन है, चेक करते हैं। तो पहले विदाउट क्वेश्चन एक बार हम ये बना ही लेते हैं, रिएक्शन सोल्व कर लेते हैं। तो रिएक्शन स्कीम सोल्व करते हैं, तो हेग्स 3 यल एन अल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे है, तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 1 पे एल्डिहाइड। अब अच्छे से बना दो, CH3 CH2 CH2। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन को कोरस्पोंडिंग अल्कोहल में कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा वो। ठीक है, तो क्या करना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHOH। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, PBr3, ये भी नॉर्मल है। PBr3 से क्या होगा, ये मेरा OH Br से चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH या CH2 आएगा, सॉरी 1 2 3 4, हाँ CH2 Br। ठीक है, ओके, तो ये आ गया मेरा 1 या I, सॉरी। ठीक है, अब Mg ईथर RMGX बनाना है, तो Mg ईथर मैंने लगाया, RMGX बना दो कोरस्पोंडिंग, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, और थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। ठीक है, तो CH2 CH2 MgBr। ठीक है, अच्छा, इन दोनों स्टेप से क्या होने वाला है, अब RMGX का रिएक्शन CO2H3O प्लस कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला CO2 लेट से डायरेक्ट कर देता हूँ, और दूसरा लेट से H3O प्लस, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 यहाँ पर COH ग्रुप ऐड हो जाएगा, राइट, एक कार्बन वो जो CO2 से आया, CH2 COOH, तो ये मेरा बन गया J। अच्छा, J में अब मैं क्या रिएजेंट डालूं कि मेरा COOH COCl में, बाकी सब तो सेम है ना, देखो बाकी सब सेम है, Me CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2 बस COH ही तो आपका COCl में कन्वर्ट हो रहा है, और वो K क्या क्या हो सकते हैं, या तो भाई PCl5 या PCl3 या थायोनाइल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा आ जाएगा, तो मैं लिख ही देता हूँ ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 COCl, ये बना। अब ये डाल रहा हूं मैं, और ये स्कीम ना इसलिए मेरे वन ऑफ माय फेवरेट है ये स्कीम, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑब्वियसली H2 लिनलार्स कैटलिस्ट, और इसमें ना हम गलती कर देते हैं, पता क्या गलती करते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड को तो मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूं, रोजनमंड रिडक्शन ये भूल जाते हैं हम। तो इसलिए जे एडवांस ने बहुत सुंदर ये स्कीम बना रखी है, जिसमें साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेता है कई बार, या फिर तो ये याद रहेगा तो वो भूल जाएंगे, दोनों याद रखने हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को सिस
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और इसको COCl को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट आई। अब आई क्या था मेरा, आई क्या था, कहाँ है आई, ये रहा, ठीक है। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 Br। तो ट्रिपल बॉन्ड है और Br है, ट्रिपल बॉन्ड है और Br है, ट्रिपल बॉन्ड Br, तो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड JNK, तो J मेरा ये है, तो पहला पॉइंट तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दो दो, कुछ तो ये प्रॉब्लम हो गई टाइपिंग में। एनीवे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C SOCl2, ठीक है, J और K SOCl2, ठीक है। तो ये A और D सेम कैसे आ गए, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सही है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर भी। आज 2 क्वेश्चन में हो गई है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई नहीं, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो PCl5 ले लूँ या PCl3 ले लूँ या SOCl2 ले लूँ, तो SOCl2 इस ऑप्शन को हटाओ। तो कौन कौन से SOCl2, SO2Cl2, SOCl2, SOCl2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड J जो है वो मेरा ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो मेरे से, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट L। L क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था ना, आई गेस L फाइनल था। तो L फाइनल में क्या हो जाएगा, इसमें मैं लिंडार्स कैटलिस्ट डाल रहा हूं, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका पहला पॉइंट तो सिस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और COCl CHO में, रोजनमंड रिडक्शन। तो CHO तो सब में ही है, सिस में होगा कन्वर्ट, तो ये गलत, ये गलत, ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ये गलत, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये लिंडार्स कैटलिस्ट वाला, कि वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, सिस डबल बॉन्ड में, और रोजनमंड रिडक्शन भी करेगा। तो दोनों ही थे यहाँ पर, ठीक है, इसलिए दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, सो 3 क्वेश्चन थे, 61 62 63 पैराग्राफ के सिंपल क्वेश्चन थे। तो वहां पर आई पूछ रहा है JK और फिर L। ओके, नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। अब यहां पर देखो, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाए ना, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशंस, सब दिमाग में रखो, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन जब भी आ जाता है, देखो अब जैसे मैं स्ट्रक्चर 1 बना रहा हूं, तो यहां पर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, राइट। ये रेजोनेंस दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, एक और एडवांस चीज बता देता हूँ जो यहाँ पर पूछ नहीं रहा है वो, कि लेट से मान लो मैंने लिखा तो ये A रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और B, B, तो A और B में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, बी ज्यादा स्टेबल है। अब कहोगे सर यहाँ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट सबके कंप्लीट है ना। कुछ बच्चे या तो ऑक्टेट से याद रखते हैं, कुछ बच्चे याद रखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। या फिर आप ऑक्टेट से ध्यान रखो, यहाँ पर ऑक्टेट कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के कंप्लीट है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का कंप्लीट है, कार्बन का नहीं है, ठीक है। एनीवे, 1 वाले में रेजोनेंस हो रहा है, सिमिलरली 3rd वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन 1 और 3rd में देखेंगे तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 और 3 में से 1 ज्यादा स्टेबल होगा, 2 और 4 तो बाद में आने वाले, तो 1 फिर 3, तो 1 फिर 3, 1 फिर 3, तो 1 फिर 3, ये रहा, ये लो, डी इज द करेक्ट आंसर। स्टिल मैं एक बार कन्विंस भी कर देता हूँ, 2 और 4 में से ये आपका क्या हो गया, 1 2 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऑब्वियसली 2 डिग्री ज्यादा होगा, दैट इज वाई 2, राइट। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाले पहले आएंगे, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था 2008 जे एडवांस, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मान लो मैं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दूं या फिर मैं इसके बना दूं, तो ये वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स हाइब्रिड, या ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज का भी। ओके, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर्स EFGR। देखो, हीट लिख दिया, सिर्फ सिर्फ हीट लिख दिया, और जब भी सिर्फ हीट लिखते हैं ना, तो 2-3 ही रिएक्शंस हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एक ही दिमाग में रखना पड़ता है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड,
दो ही मेरे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आते हैं जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इजीली हो जाता है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बीटा कीटो एसिड, और दूसरा क्या है 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल COOH, CR डैश कुछ भी लगा दो और COOH, तो 1 2 3 अल्फा बीटा, तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी इजीली डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, और बीटा कीटो एसिड भी। तो सबसे पहले जब इसने हीट किया, देखो इसको ना बिना पेन, चलो बिना, ये लो पेन रख दिया, बिना पेन यूज करे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हीट किया, COH जुड़ा, तो यहां पर आया आपका एसिटोफिनोन PHCOCH3, और ये जो स्टार है ये यही वाला एसिटोफिनोन में ही रहेगा वो कार्बन, ठीक है। तो CO2 उड़ गया, तो पहला पॉइंट तो इसी कार्बन पे रहेगा स्टार, तो वो क्या है, ए ऑप्शन गया, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है, ए ऑप्शन गया। अब I2NaOH एसिटोफिनोन, I2NaOH आयोडोफोम, हेलोफोम, आयोडोफोम, राइट। और जो टर्मिनल वाला अल्फा कार्बन है एसिटोफिनोन का, उसी का आयोडोफॉर्म बनेगा, राइट। तो स्टार वाला कार्बन आयोडोफॉर्म में जाएगा, तो स्टार वाला कार्बन आयोडोफॉर्म में जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमेंट हो गया था, ये नहीं है, ये है, और ये आयोडोफॉर्म है CHI3, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमें कई बार ऑर्गेनिक में, देखो ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली क्या होता है ना, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से एलिमिनेशन हो जाता है। हमें अपनी नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है एंट्रेंस एग्जाम में, भाई हमारे पास ना 1 घंटा या 2 घंटा या 3 ही घंटा है, उसी में हमें पूरा पेपर सोल्व करना है। तो हमें कम टाइम, जितना कम टाइम में हम सोल्व कर सके उतना इजी है, या उतना बेनिफिट है मेरे लिए, ठीक है। ओके, सो एक बार फिर भी मैं अब सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले PHCOCH2 स्टार लगा दिया, और COOH, तो आपने सबसे पहले हीट किया, तो CO2 उड़ गया, ये डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो बचेगा क्या, PHCOCH3 स्टार, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, BCD ठीक है। उसके बाद I2NaOH, अच्छा याद करो, I2NaOH की जगह, ये तो याद रहता है मेरे को I2NaOH, इसके अलावा मैं एक और रिएजेंट लिख सकता हूँ, वो जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, NaOI, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा दो बस, फिर येलो PPT बना दो, O माइनस Na प्लस, प्लस इसी कार्बन का आयोडोफॉर्म बनता है, ये बात याद रखो, CHI3, और स्टार इसी पे आएगा, तो इसलिए कौन सा मैच कर गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो कई बार हमें ऑप्शंस देखने पड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि भाई कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा एलिमिनेट नहीं हो रहा, भाई ये तो पक्का नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, अगर मैं 2 ऑप्शन में अटक रहा हूं तब तो देखो मुझे पूरा सोल्व करना पड़ेगा, अगर मैं अटक ही नहीं रहा तो पेन का यूज क्यों करना है, राइट। और ये जो देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पेन का यूज नहीं करना, ये मैं तभी बोल सकता हूँ जब मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करके आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NaNO2, तो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, फॉलोड बाय कपलिंग रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल, ठीक है भाई, हाँ बीटा नेफ्थोल, ये तो टेस्ट भी होता है, गिव्स अ डार्क ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट, गलत, ये ही गलत है आपका, स्कारलेट रेड कलर होता है, याद करो भाई, स्कारलेट रेड कलर, ठीक है, स्कारलेट, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, स्कारलेट रेड कलर का, ब्रिलियंट कलर का आपका कंपाउंड बनता है वो, तो डार्क ब्लू कलर ये ही गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो लेट्स से इट्स फॉल्स। अच्छा फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन बनेगा, ट्रू 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 फॉल्स, ये लो डी आ गया आंसर ठीक है, बट स्टिल स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2 HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेफ्थोल इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, हाँ देखो इसका पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, याद करो बीटा नेफ्थोल के साथ ये बीटा नेफ्थोल बना दिया, और यहां पर ये N ट्रिपल बॉन्ड, नहीं N डबल बॉन्ड N, और यहां पर बेंजीन, ओहो ठीक है, यहां बेंजीन, इतना देखो ये जो पूरा सिस्टम है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है पूरा प्रॉपर, इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कलर निकल के आता है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है ये तो हम एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं,
जब बच्चे एमएससी पढ़ते हैं, एडवांस मतलब ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें हमें उस पर्टिकुलर केमिस्ट्री में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से हमें कलर देखने को मिलता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये ही फॉल्स हो गया तो ऑप्शन ही निकल के आ गया मेरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम आ गई वापिस से। अ टर्शरी अल्कोहल H अपॉन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, पहला पॉइंट तो देखो ये है कि H जो है मेरा वो टर्शरी अल्कोहल है, अपॉन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन गिव्स अ प्रोडक्ट I, ओजोनोलिसिस ऑफ I, तो ऑब्वियसली वो एल्कीन बना रहा है तो फिर उसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। लेट्स डू अ कंपाउंड J एंड K, तो दो कंपाउंड्स दे रहा है ऑब्वियसली। कंपाउंड J अपॉन रिएक्शन विद KOH गिव्स बेंजाइल अल्कोहल, ये लो हिंट मिल रहा है। तो फीलिंग आ रही है जो मेरा J है ना भाई, याद करो बेंजाइल अल्कोहल एंड अ कंपाउंड L, तो पक्का वो बेंजल्डिहाइड होगा और उसका कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है, राइट, कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है, तभी तो बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है और उसका क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर भी हम देख लेंगे, ये मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं है हो, लग रहा है, ठीक है। एंड कंपाउंड L, वेयर एज K ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स ओनली M, और M क्या है देखो यहाँ पर एल्डोल दिखता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड H इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, हिंट क्या है H के लिए, टर्शरी अल्कोहल, इसी से को बात बन जाएगी, RMGX 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 RMGX, और कीटोन कीटोन एल्डिहाइड एल्डिहाइड, याद करो फॉर्मल RMGX का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन के साथ हमेशा टर्शरी अल्कोहल, तो मेरा जो H है वो तो टर्शरी अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड वाले ऑप्शंस तो हटाओ, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी है तो दोनों बना के चलो, चलो तो ए ऑप्शन वाला जो अल्कोहल आया वो अटैक करवा दो, ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, PHC PH OH CH3, तो ये तो बना मेरा ए का टर्शरी अल्कोहल, और बी का क्या बनेगा, PHC CH3 OH CH2, ये कार्बन अटैक करेगा ना क्योंकि ये Mg या Br के साथ जुड़ा हुआ है, CH2PH, ठीक है। सो तो अभी मुझे पता नहीं लग रहा, अब ये आगे हम जब रिएक्शन और पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ए और बी में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो अभी तो मेरे लिए ए और बी दोनों ही है क्योंकि दोनों ही मेरे टर्शरी अल्कोहल दे रहे हैं। अपॉन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन गिव्स अ कंपाउंड I, तो दूसरा क्वेश्चन 59 में वो मेरे से I ही पूछ रहा है, ठीक है। अब से देखो इंटरेस्टिंग चीज देखना है यहाँ पर, देखो ये मैंने देख लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जब जे एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप देखो बच्चा, हमें इतना फोकस करना पड़ता है, इतना फोकस करना पड़ता है कि एसी के नीचे भी पसीने आते हैं, ठीक है, फोकस बहुत जरूरी है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैं बनाता हूँ, डिहाइड्रेशन करो इसका, तो ये OH और इसका इस कार्बन का हाइड्रोजन, इसका OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन, तो इसका क्या बनेगा, PHC PH डबल बॉन्ड CH2, इसका एसिड डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट तो ये बना, इसका क्या बनेगा, PHC CH3 डबल बॉन्ड CH, इसका ये बना, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो एक कार्बन पे 2 PH और टर्मिनल एल्कीन है ही नहीं कहीं, है ही नहीं कहीं, देखो CHPH CPH CH3 CCH3H CPH CPHH CH2PH CH3 CH3PH CH3, टर्मिनल एल्कीन है ही नहीं, राइट। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, इसमें कार्बन गिन लो, कार्बन गिन लो, PH के अलावा कितने कार्बन है, 2, और यहां पर सब में 3 कार्बन है, 1 2 3, PH के अलावा 1 2 3 1 2 3 4, इसमें तो 4 आ गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर तो एक PH की कमी है, ठीक है, दोनों में एटलीस्ट 2 PH तो है। अच्छा अब ये वाला कहीं मैच कर रहा है क्या, एक कार्बन पे PH CH3 और एक कार्बन पे HPH, PH CH3 HPH, A इज द करेक्ट आंसर, तो पता लग गया B इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें आगे चल के पता लगता है कि अच्छा ये वाला ऑप्शन था इसका, तो ठीक है, दोनों ऑप्शन लेके चलो फिर ये चेक करो, तो इसका ए आ गया। अब पूछ क्या रहा है नेक्स्ट में,
स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड JKL, JKL है क्या, आई बन गया, आई का ओजोनोलिसिस, तो आई का ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं, इसका ओजोनोलिसिस करवाओ तो क्या बनेगा पीएच, तो यहां पर बस ऑक्सीजन डालो, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोन आ गया, ये तो एसिटोफिनोन, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या आएगा बेंजल्डिहाइड, देखो जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि बेंजल्डिहाइड से KOH डाल के एक तो बेंजाइल अल्कोहल बन रहा था, कैनिजारो रिएक्शन, और एक जो दूसरा बनेगा दैट इज बेंजोइक एसिड। अब कौन सा J है, कौन सा K है, कौन सा L है, वो देखते हैं। सो अपॉन ओजोलिसिस ऑफ आई लेट्स टू द कंपाउंड JNK देखते हैं क्या है, J अपॉन रिएक्शन विद KOH गिव्स बेंजाइल अल्कोहल, तो J मेरा ये है, तो ये मेरा J हुआ, J एंड K निकल रहे थे ना, क्या था J एंड K, तो K मेरा ये हुआ, बस ये मेरा K हुआ, और L क्या है, L एंड अ कंपाउंड L मेरा बेंजोइक एसिड है, इसका कैनिजारो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका KOH करवाओगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा PHCH2OH प्लस बेंजोइक एसिड PHCOOH, ये मेरा L है, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, और देखो यहाँ पर एक और अपने आप को और भी कन्विंस कर सकते हो, जो मेरा K आया ना, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, whereas K on reaction with KOH gives only M, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसका एल्डोल, एसिटोफिनोन का ही ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बनाना घर पे, ठीक है, बनाओ कन्विंस हो, ऐसे मेरी बातों में मत आओ, बनाओ कन्विंस हो, पता लगेगा हाँ ये एसिटोफिनोन का ही क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। चलो अब कर लेते हैं। सो J मेरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो ये आ गया, ओ तो एक सेकेंड, तो ये गलत, B और D, बेंजल्डिहाइड के बाद K मेरा है एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन नहीं है, तो D इज द करेक्ट आंसर। बेंजोइक एसिड बोल दूं या पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है, एक्चुअल तो पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है। तो ये स्कीम थी, वापस एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ये स्कीम थी भाई, पैराग्राफ क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, और देखो वापस से वही स्कीम आ रही है, एल्कीन बनवाओ, ओजोनोलिसिस करो, एल्डोल खिलवाओ या कैनिजारो खिलवाओ, अगर वो साइक्लो एल्कीन है तो उसमें ओजोनोलिसिस करके इंट्रामोलिकुलर एल्डोल खिलवाओ, ठीक है, तो ये तो बेसिक स्कीम्स होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैच द कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बोल दूं या रिएक्शंस बोल दूं गिवन इन कॉलम 2, इंडिकेट योर आंसर बाय, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट, ओके। सो ABCD कुछ PQRS, अच्छा ये हाइड्राजीन है, और फिर ये वही वाले हैं, ये सारे अगर आपको दिख रहा हो तो ये सारे आपके वो वाले कंपाउंड है H2NZ, जैसे फॉर एग्जांपल A मेरा क्या है हाइड्राजीन। अब इसमें एक डाउट बच्चों को ये आता है कि सर ये सोल्ट क्यों बना रखा है, देखो ये सोल्ट क्यों बनाते हैं, प्रैक्टिकल रीजन है इसका, जो ये वाले कंपाउंड होते हैं ना, दे आर वेरी इजिली ऑक्सीडाइज्ड इन एरियल ऑक्सीडेशन, बहुत इजिली उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उनको बचा के रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी सॉलिड हाइड्रोजन हैलाइड सोल्ट बना देते हैं। अब उसका उनका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो जो A है ना उसमें मैंने डाल दिया है HCl, या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर इसको कंबाइन करके लिख दो H2N NH3 प्लस Cl माइनस, जब हमें ये यूज करना होता है तो ये HCl रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, HCl HBr कोई भी जो हमने डाला है, तो ये डालने के बाद जो सोल्ट बनता है दैट इज सॉलिड हाइड्रोजन हैलाइड सोल्ट बनता है, उनका इजीली एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आना चाहिए सोल्ट क्यों है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब आंसर निकालते हैं। ए ऑप्शन, तो ये हाइड्राजीन है, तो ए का क्या क्या हो सकता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स प्रशियन ब्लू, वन ऑफ माय फेवरेट, क्यों फेवरेट, प्रशियन ब्लू टेस्ट नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन होना जरूरी है, याद करो भाई, जब हम लेसाइनी टेस्ट पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन के लिए हमें CN- और उसका जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है दैट इज सोडियम साइनाइड, उसका फिर हम ये FeSO4 के साथ रिएक्शन करा के प्रशियन ब्लू बनाते हैं, तो कार्बन होना जरूरी है, अगर कार्बन नहीं हुआ तो वो ये वाला टेस्ट नहीं देगा, दैट इज वाई A नहीं देगा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी, ठीक है। सो A का यहीं पर लिखेंगे हम, तो A का P तो नहीं है, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, ये तो फिनोलिक OH का टेस्ट होता है,
गिव्स व्हाइट पीपीटी विद AgNO3। हाँ भाई, Cl माइनस Ag प्लस AgCl, तो R तो मैच हो गया इसका। रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन डेरिवेटिव, बिल्कुल ये भी बात सही है, हाइड्राजोन ही तो, हाइड्राजीन ही तो है ये, हाइड्रोजोन डेरिवेटिव देगा फिर वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। ओके नेक्स्ट है ये, तो इसमें कार्बन है और नाइट्रोजन भी है, तो ये वाला टेस्ट तो देगा, तो पी तो आ गया इसका। पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, फिनोलिक OH, ये बात भी बिल्कुल सही है। गिव्स व्हाइट पीपीटी, पीपीटी देगा व्हाइट नहीं देगा, I माइनस Ag प्लस AgI येलो पीपीटी, ठीक है, क्लासिकल मिस्टेक, तो ये तो नहीं हुआ। रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन डेरिवेटिव, तो ये हाइड्राजोन डेरिवेटिव नहीं देगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सी आ गया आपका, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट देगा बिल्कुल, सॉरी ये ऑपरेशन ब्लू वाला तो देगा, पी तो देगा। फिर है पॉजिटिव FeCl3 फिनोलिक OH, ये भी देगा, क्यू। अब व्हाइट पीपीटी Ag प्लस Cl माइनस, ये भी देगा बिल्कुल, AgCl। रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन डेरिवेटिव, कैसे देगा, हाइड्रोजोन डेरिवेटिव नहीं देगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ये, भाई हाइड्रोजीन वाला डेरिवेटिव होना चाहिए ना, या तो हाइड्रोजीन या दूसरा जो हाइड्रोजीन दूसरा वाला जो होता है ये वाला, इसी की बात कर रहा हूं मैं, 2,4-DNP, याद करो। तो ओके कार्बन है नाइट्रोजन है, तो पी तो होगा। नेक्स्ट गिव पॉजिटिव FeCl3 ओ फिनोलिक OH, नहीं है ना, अब नहीं होगा। गिव्स व्हाइट पीपीटी, नहीं AgBr येलो पीपीटी। रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन, हाँ ये तो देगा, मैच हो गए, ठीक है। सिंपल था, आई मीन आई डोंट थिंक कि डिफिकल्ट था, तो बस यहाँ पर जो सोल्ट है वो क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस वाज 2007 एज वेल एज 2008 के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने जी एडवांस के PYQ कर लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, और प्लीज लाइक दिस वीडियो, राइट, एंड कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, इजी है केमिस्ट्री, ठीक है।